हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, हम लोग एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट जो पढ़ रहे हैं उसमें से मॉड्यूल सी में से चैप्टर नंबर 19 का पार्ट 3 आज देखने वाले हैं। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस से रिलेटेड हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो हम लोग लास्ट के 2 वीडियो में पढ़े हैं उसमें से यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम देखने वाले हैं वो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम्स और नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स एंड आरबीआई गाइडलाइंस, इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, जिसे आप शॉर्ट में ट्रेड्स कहते हैं, क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले आप समझिए इस चीज को समझिए। देखिए ये पिक्चर जो यहाँ पे है उसके समझिए। सेलर है, यहाँ पे एक सेलर है, इसके 2 बायर्स हैं। दूसरे सेलर है, इसके भी 2 बायर्स हैं। इस प्रकार से बहुत सारे सेलर हो सकते हैं और बहुत सारे बायर्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक सेलर के 2 ही बायर हैं। बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर्स हो सकते हैं और बहुत सारे आपके फाइनेंसर्स भी हो सकते हैं। फाइनेंसर्स मींस जो फाइनेंसिंग कंपनी है जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो ये तीनों के बीच में ये जो ट्रेड्स है ना, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम है, ये काम करता है। ये कैसे काम करता है उसको समझिए कि ये जो सेलर है, तो सेलर के पास क्या होता है कि यदि सेलर ने गुड्स को प्रोवाइड किया है बी मीन्स यहाँ बायर है, बी को यदि गुड्स प्रोवाइड किया है, बायर को गुड्स प्रोवाइड किया है, तो सेलर के पास क्या होगा, या तो इनवॉइस जो इन्होंने इशू किया है वो इनवॉइस है, या तो क्या है कि बी ने बिल को एक्सेप्ट करके और सेलर को दिया है, तो बिल्स भी इसके पास होगा। ठीक है, अब क्या है कि सेलर को पैसे की जरूरत है, लेकिन उन्होंने जो बायर को गुड्स प्रोवाइड किया है तो पैसा तुरंत मिला नहीं है, क्रेडिट बेसिस पे उसे गुड्स प्रोवाइड किया गया है, तो सेलर को तुरंत पैसा चाहिए। तो पैसा इसे चाहिए तो क्या है कि यहाँ पे फाइनेंसर कंपनी भी जुड़ी रहती है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है ना। इस रूप में क्या है, 3 पार्टियां होती है, सेलर, बायर और फाइनेंसर। तो जब सेलर को पैसे की जरूरत है ना, इसको फाइनेंस की जरूरत है, तो यहाँ पे फाइनेंसर जो कंपनी है वो क्या करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है। तो इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है ना, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ा हुआ ये जो सिस्टम है, इसे ही क्या बोला जाता है, ट्रेड्स बोला जाता है। लेकिन यहाँ जो सेलर के रूप में है वो सिर्फ एमएसएमई ही होंगे। जो सेलर होंगे वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के तहत जो आते हैं वही होंगे। लेकिन बायर्स के रूप में आपका कोई भी हो सकते हैं और फाइनेंसर्स के रूप में भी कोई भी फाइनेंसिंग कंपनी हो सकती है। ये समझ में आ गया बात। अब देखिए इस चीज को जो यहाँ लिखा हुआ उसको मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। जो अभी बताया वही चीज है। यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है कि आपका द ट्रेड्स मीन्स क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ट्रेड्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेटिंग द फाइनेंसिंग डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ एमएसएमई थ्रू मल्टीपल फाइनेंसर्स, है ना। जो एमएसएमई है उन्होंने यदि बिल कहीं जो आप गुड्स को प्रोवाइड किया था किसी को, है ना, बायर्स को, तो वहां से उसे बिल्स जो मिला है, जिसे ट्रेड रिसीवेबल्स आप कहिए, बिल्स कहिए या इनवॉइस जो है उसके पास, तो उसके थ्रू, फाइनेंसर्स के थ्रू क्या है कि फंड को उसे इकट्ठा करता है ना, फंड्स उसे मिलता है एमएसएमई को। तो ये सिस्टम ही क्या है, ट्रेड्स कहलाता है। ओनली एमएसएमई कैन पार्टिसिपेट एज अ सेलर इन ट्रेड्स। ट्रेड्स के रूप में सिर्फ एमएसएमई ही बताया अभी कि वही पार्टिसिपेट कर सकता है सेलर के रूप में। ठीक है, बायर के रूप में तो कोई भी हो सकता है। इस प्रकार से हम यदि कहें तो सेलर जो एमएसएमई होगा, बायर एंड फाइनेंसिंग कंपनी आर पार्टिसिपेंट्स इन ट्रेड्स। इस प्रकार से 3 पार्टी इसमें होती है, सेलर, बायर एंड फाइनेंसिंग कंपनी। समझ में आ गया। बायर कैन बी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है, पीएसयू भी हो सकता है, और एनी अदर एंटिटी। बायर के रूप में कोई भी हो सकता है, लेकिन सेलर के रूप में जो होगा वो सिर्फ एमएसएमई के तहत जो आ रहे हैं वही एंटिटी होगी। ठीक है, और फाइनेंसिंग कंपनी के रूप में कौन होगा, बैंक भी हो सकता है, एनबीएफसी फैक्टर, कहने मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो इस प्रकार का फैसिलिटी प्रोवाइड करता हो, वो भी हो सकता है। एंड अदर फाइनेंशियल्स एज परमिटेड बाय आरबीआई कैन पार्टिसिपेट एज फाइनेंसर इन ट्रेड्स। इस सिस्टम में जो आरबीआई के द्वारा परमिट किया जाएगा वो दूसरा एंटिटी भी हो सकता है। समझ में आ गया। यहाँ पे ये जो सिस्टम काम करता है ट्रेड्स, वो किस प्रकार से काम करता है, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2007 जो एक्ट है ना, जो पेमेंट से रिलेटेड जो सेटलमेंट सिस्टम है, उसके तहत ये सिस्टम भी काम करता है, ट्रेड्स वाला, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है। ये तो बता रहा हूं मैं, ये सिस्टम जो काम करता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के द्वारा काम करता है। ठीक है, द ट्रेड्स
फैसिलिटेट्स द डिस्काउंटिंग ऑफ बोथ इनवॉइसेस एज वेल एज द बिल्स ऑफ द एक्सचेंज। मैंने क्या बोला कि या तो जो सेलर है, एमएसएमई जो सेलर है उसके पास या तो बिल हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना, या तो आपका इनवॉइस भी हो सकता है उसके पास। तो इनवॉइस भी हो सकता है, बिल भी हो सकता है, दोनों केस में यहां पे क्या है, फाइनेंस उसे प्रोवाइड करवाया जा सकता है। ठीक है, इस माध्यम से सेलर डिलीवर्स गुड्स ऑन द क्रेडिट एंड इशू इनवॉइसेस। ये जो सिस्टम काम करता है, एक्चुअली सेलर को यदि वो कैश, सेलर जो है यदि गुड्स को उन्होंने सेल किया है और कैश बेसिस पे किया है तब तो रोल ही नहीं आएगा इसका, लेकिन यदि क्रेडिट पे गुड्स को प्रोवाइड किया है या तो वो इनवॉइस इशू करेगा या बिल्स इशू करेगा, है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करेगा। और वो इनवॉइस या बिल्स कहलाता है एफयू, फैक्टरिंग यूनिट कहलाता है। ट्रेड्स के सिस्टम में ये जो ट्रेड सिस्टम है इसमें वो इनवॉइस या बिल्स कहलाता है, फैक्टरिंग यूनिट कहलाता है। समझ में आ गया। फाइनेंसर हैज नो रिकॉर्स अगेंस्ट द एमएसएमई सेलर। नो रिकॉर्स या विदाउट रिकॉर्स है कह लीजिए इसे। ये क्या होता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये प्रावधान है कि यदि नो रिकॉर्स का बिल है तो उस केस में यदि परचेजर है वो डिफॉल्ट करता है, नहीं पैसा देता है वो, है ना, ड्यू डेट पे, तो यहां पे जो फाइनेंसर कंपनी है वो एमएसएमई सेलर से लेने का हकदार नहीं होगा, है ना। लेकिन यही यदि रिकॉर्ड्स बेसिस पे होता तो फिर दोनों से, परचेजर से और सेलर से, दोनों से ले सकता था। लेकिन यहां जो ट्रेड सिस्टम है वो किस बेसिस पे काम कर सकता है, नो रिकॉर्ड्स बेसिस पे काम कर सकता है। इसका मतलब फाइनेंसर जो है यदि डिफॉल्ट किया परचेजर ने तो वहां पे इसके पास ज्यादा राइट्स नहीं होता है फाइनेंसर के पास, और एमएसएमई सेलर से वो नहीं ले सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको सब समझ में आ गया कि देखिए यहां पे यदि बात करें, एक सेकेंड, यहां बात करें कि ये जो सेलर है, सेलर ने क्या किया है कि इसको तो बिल मिल गया है और इससे ये फाइनेंसर से क्या हो गया, फाइनेंसर से इसे कैश भी मिल गया है, फंड भी प्रोवाइड हो गया है। लेकिन ड्यू डेट में जो बिल्स है वो बायर को पे करना है और बायर डिफॉल्ट हो जाता है, पे नहीं करता है, तो ये फाइनेंसर कंपनी सेलर से नहीं ले सकता है फंड्स को, है ना, वसूली नहीं कर सकता है। यही इसका मतलब नो रिकॉर्स होता है। समझ में आ गया नो रिकॉर्स, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट एंड आरबीआई गाइडलाइंस क्या कहता है नॉन फंड बेस्ड में। ठीक है, समझिए नॉन फंड बेस्ड मींस क्या हो गया कि इमीडिएटली यदि फंड प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है तो वो नॉन फंड बेस्ड कहलाता है। लेकिन बाद में ये क्या है कि फंड हो सकता है कि यदि डिफॉल्ट करे तो इसे प्रोवाइड करना भी पड़ जाता है, इसलिए ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होता है, लेकिन बैलेंस शीट में शो नहीं होता है, ये बैलेंस शीट के फुट नोट में दिखाया जाता है। समझ में आ रहा है। देखिए, इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस and enterprises may sometimes need bank guarantees or letter of credit or banks co-acceptance of bills drawn on enterprises। नॉन फंड फैसिलिटी में तीन प्रकार के यहाँ पे आप देख रहे हैं आप कि बैंक गारंटी, है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट और को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स, ये तीन प्रकार के फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाते हैं नॉन फंड बेस्ड में। अब क्या होते हैं इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में अभी। इन प्रोवाइडिंग सच फैसिलिटीज देयर इज नो आउटले ऑफ फंड्स बाय द बैंक। बैंक के द्वारा फंड्स नहीं प्रोवाइड किया जाता है, तुरंत इमीडिएट बेसिस पे कहें तो फंड्स प्रोवाइड नहीं किया जाता है। देयरफॉर इसलिए इन द बैलेंस शीट these do not appear in the assets of the bank and the liabilities of the enterprises। इसलिए ये बैलेंस शीट में यदि इंटरप्राइजेज की बात करें तो उसके लाइबिलिटी साइड में होगा ये, है ना, उसके लिए तो लाइबिलिटी होगा यदि फंड दिया जा रहा है बैंक के द्वारा, तो उसके लाइबिलिटी साइड में भी शो नहीं होता है और बैंक के असेट साइड में बैलेंस शीट का भी शो नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अभी अराइज नहीं हुआ है, ये तो जस्ट एक प्रॉमिस किया गया है कि यदि कुछ वैसा होता है तो उस केस में प्रोवाइड किया जाएगा। हाउएवर these appears in contingent liability of both banks and enterprises because in case of any liability arising on account of this item। लेकिन यदि डिफॉल्ट होता है उस केस में प्रोवाइड करना पड़ जाएगा, तो इसलिए कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में ये होता है। द बैंक हैज टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन एंड गेट द रिम्बर्समेंट फ्रॉम द एंटरप्राइजेज ऑन हुज बिहाफ हिज ऑब्लिगेशन वाज टेकन। और यदि ऐसा होता है तो बैंक को क्या है, उस ऑब्लिगेशन को पूरा करना पड़ता है जिस चीज के लिए उन्होंने
नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी प्रोवाइड किया था। ठीक है, यदि नॉन फंड बेस्ड की बात करें तो ये कितने प्रकार के हैं, यहां जो हम पढ़ रहे हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स एंड बैंक गारंटी, ये 3 प्रकार के हम यहाँ पे नॉन फंड फैसिलिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। देखिए फ्रेंड्स, लेटर ऑफ क्रेडिट को डिटेल्स में यहाँ पे नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि यदि आप जेबी करके आए हैं तो डेफिनेटली आप लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। शॉर्ट में मैं बता दूं कि लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज होता ही क्यों है, कब आता है कि ए मान लीजिए आपका बायर है, सेलर है, ठीक है, और आपका बी बायर है। अब ए क्या करता है, गुड्स को इसको बी को देने की बात है, और बी क्या करता है, इसको फंड्स प्रोवाइड करेगा। अब ए भी डरता है कि यदि हम गुड्स दे देते हैं और बी हमें यदि फंड्स नहीं देगा, पैसा नहीं देगा उसके बदले में, तब तो मुश्किल है। और बी भी डरता है कि यदि हम इसे पैसा दे देते हैं पहले, तो ये हो सकता है हमें गुड्स ना दे। ठीक है, तो इसका जो सिचुएशंस है उसको डील करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज होता है। ठीक है, और बैंक अंडरटेकिंग लेता है कि यदि ऐसा केस हुआ तो उस चीज की भरपाई बैंक करेगी, तो इसलिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है। बात समझ में आ गया शॉर्ट में इतना? देखिए वही चीज कह रहा है कि द जेनेसिस अ लेटर ऑफ क्रेडिट लाइज इन द फैक्ट that a seller of goods is worried about receipts of money from the buyer if she supplies the goods first, and the buyer is worried about non-receipt of contracted goods if she makes the पेमेंट फर्स्ट। वही है, दोनों कंफ्यूजन में एक दूसरे के साथ रहता है कि हम गुड्स दे देंगे तो हो सकता है हमें फंड्स ना दे, वो यदि दूसरा सोचता है कि यदि हम फंड्स दे दें तो फिर हमें सेलर हो सकता है गुड्स ना दे। तो इस वजह से द बैंक एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द टू बाय यूजिंग इट्स क्रेडिबिलिटी। अब बैंक के साथ क्या है, हर किसी को विश्वास होता है, तो अपने क्रेडिबिलिटी को यूज करके बैंक इस बीच में आता है, एज इट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द बायर्स एंड द सेलर, जो कि दोनों बायर और सेलर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ ठीक है, बैंक बीच में आता है, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी इज एन अंडरटेकिंग। एलसी क्या है, एक अंडरटेकिंग है बाय द बैंक, जो बैंक द्वारा अंडरटेकिंग लिया जाता है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर। एप्लीकेंट जो है ना, जो बायर है उसके द्वारा क्या है कि रिक्वेस्ट किया जाता है, उसके आधार पे बैंक क्या करता है, उस चीज को अंडरटेक करता है कि हाँ इस चीज को ठीक है हम ऐसा करेंगे। यदि वो डिफॉल्ट करता है गुड्स देने में तो उसके बीच में हम आएंगे। To the seller to pay her the contracted amount if she supplies the goods as per the terms specified and submit the required document including the documents of the title of goods। और यदि टाइटल ऑफ गुड्स के साथ यदि सेलर उस चीज को प्रोवाइड करता है, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है, तो फिर क्या है कि जो परचेजर है, जो बायर है, वो पैसे को प्रोवाइड करता है और बैंक जो है सो उस पैसे को किसको देता है, सेलर को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से बैंक का रोल यहाँ पे आता है। अब इसके लिए जो डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट को पब्लिकेशन नंबर 600 जो है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो डॉक्यूमेंट इशू किया गया है, उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे यूज में लाया जाता है। कॉमनली उसे क्या बोला जाता है, यूसीपीडीसी 600। याद रखिएगा, इसको पूछा जाता है कि यूसीपीडीसी 600 ये डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है किसमें, लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में। ठीक है फ्रेंड्स, यदि यहां तक समझ में आ गया आपको, तो लेटर ऑफ क्रेडिट को आप इशू करेंगे, बैंक इशू करती है, उसके लिए अप्रेज किया जाता है, अप्रेजल भी किया जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट का, कि कितना हमें लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना चाहिए, है ना, कितने का नंबर ऑफ एलसी कितने इशू करना चाहिए, उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, इसके लिए अप्रेजल किया जाता है। उस अप्रेजल को हम देखते हैं कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहला है कि एवरेज अमाउंट ऑफ ईच एलसी, कि प्रत्येक एलसी का अमाउंट कितना होना चाहिए, उस एलसी को इशू, कितने अमाउंट का एलसी को इशू किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए दिस इज डिपेंडेंट ऑन द मंथली कंजम्पशंस ऑफ द गुड्स, कि गुड्स का मंथली कंजम्पशंस कितना है, कितने गुड्स को यूज किया जाता है मंथली बेसिस पे। एक तो ये बेसिस होगा जिसके आधार पे तय करेंगे कि कितना अमाउंट का एलसी को इशू किया जाएगा। दूसरा है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि कितना गुड्स को मंगाया जाएगा एक बार में, ताकि ना ज्यादा हो ना कम हो, इकोनॉमिकली वो सही क्वांटिटी हो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, ना ज्यादा ना कम, सही रूप में जो ऑर्डर किया जा रहा है क्वांटिटी को, उसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। तो इस दो बेसिस के आधार पे तय किया जाता है कि एलसी का
अमाउंट कितना होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं है। एक तो है कि एक महीने में कितना कंजम्पशन हो रहा है गुड्स का, और कितने क्वांटिटी का गुड्स को ऑर्डर किया जा रहा है। ठीक है, अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज एस्टिमेटेड बाय एग्जामिन द सोर्सेस ऑफ सप्लाई, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डिस्काउंट्स एटसेट्रा। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कितना गुड्स को मंगाया जाए एक बार में सेलर से, इसके लिए डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ सप्लाई क्या है, कि कहां से मंगाया जा रहा है गुड्स को। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, बार बार मंगाने में प्रॉब्लम होगी, तो इस चीज को भी ध्यान में रखा जाता है। तो सोर्स ऑफ सप्लाई क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, किस माध्यम से मंगाया जा रहा है, वैसा भी देखा जाएगा। अब मान लीजिए कि जहाज से आप गुड्स मंगा रहे हैं और उसमें बहुत ज्यादा खर्च आपको पड़ रहा है उसका, अब गुड्स को आप जितना यूज है बहुत कम मात्रा में मंगा रहे हैं तो भी दिक्कत है। तो उसके लिए क्या है कि यदि आप उस रूप में मंगा रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा गुड्स मंगाएंगे, ताकि क्या है कि वो इकोनॉमिकली सही हो, जो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो। डिस्काउंट भी ज्यादा यदि दिया जा रहा है एक ही बार में ज्यादा गुड्स मंगाने से, तो भी आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपका बढ़ सकता है। तो डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ सप्लाई क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, और डिस्काउंट दिया जा रहा है या तो दूसरा फैक्टर है। ये सब डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारा क्या होगा, कि एक बार में हमें कितना गुड्स मंगाना है। ये यदि पता चल जाए तो हम एवरेज अमाउंट ऑफ एलसी कितना होना चाहिए ये डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है, इन केस ऑफ इंपोर्ट, यदि हम बाहर से गुड दूसरे देश से मंगा रहे हैं, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज ऑफन लार्जर इन कंपेरिजन टू द इंडिजिनस परचेज। देश के अंदर जो गुड्स मंगाया जा रहा है उससे ज्यादा गुड्स हम मंगाएंगे यदि बाहर से मंगाएंगे। तो क्यों, क्योंकि बाहर से गुड्स मंगाना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, तो इसी वजह से थोड़ा सा हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, ज्यादा कर लेते हैं। समझ में आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। आगे देखिए, अप्रेजल में से दूसरा पॉइंट देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी, कि एलसी कितने टाइम्स हम इशू करेंगे, एक बार में कितने एलसी को इशू करेंगे। ठीक है, एक साल में कितने एलसी को इशू करेंगे, इसे ही बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी। तो यदि अमाउंट ऑफ एलसी समझ में आ गया कि कितने अमाउंट का करेंगे और कितने फ्रीक्वेंसी में करना है, इसके लिए क्या करें। तो वंस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज एस्टिमेटेड, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें इतना अमाउंट मंगाना है, इतना गुड्स को मंगाना है। ठीक है, क्वांटिटी आपने डिसाइड कर लिया। द नंबर ऑफ एलसीज टू बी ओपेंड इन अ ईयर कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग एनुअल कंजम्पशन ऑफ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक साल में आपका कंजम्पशन कितना है, सपोज करिए कि 24 करोड़ का कंजम्पशन है, आप मंगा रहे हैं 6 करोड़ का एक बार में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपका 6 है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पूरे साल में आपका 4 एलसी इशू होगा। कितना होगा, 4 एलसी इशू होगा। अब क्या कह रहा है कि 4 एलसी यदि एक साल में इशू हो रहा है, इसका मतलब है कि 12 डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब 3 महीने में एक एलसी इशू किया जाएगा। बात समझ में आ गया, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी इस तरह से हम लोग अप्रेज करेंगे इसका। ठीक है, हाउ मेनी एलसी विल बी आउटस्टैंडिंग एट अ टाइम, एक बार में कितना एलसी आउटस्टैंड करेगा, इसके लिए हम कैसे देखेंगे, इसके लिए आपको समय देखना है। द टाइम टेकन फॉर वन एलसी टू रिमेन इन फोर्स डिपेंड्स अपॉन द लीड टाइम, एक बार में कितना एलसी खड़ा रहता है, आउटस्टैंड करता है, इसके लिए कैसे निकालते हैं। एक तो आपका लीड टाइम देखना पड़ेगा। लीड टाइम क्या होता है कि टाइम टेकन फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग एलसी टू शिपमेंट ऑफ गुड्स, एलसी ओपन किया गया और गुड्स का जो शिपमेंट किया गया, मीन्स क्या है कि गुड्स को वहां से छोड़ा गया, लादा गया शिप्स पे, उसे ही बोला जाता है शिपमेंट ऑफ गुड्स। तो उसके बीच में समय जो लगता है उसे लीड टाइम बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीड टाइम किसे कहते हैं। दूसरा है ट्रांजिट टाइम, जो बीच में रास्ते में जो समय लगता है शिपमेंट के बाद, है ना, उस टाइम को ट्रांजिट टाइम बोला जाता है। और तीसरा टाइम होता है यूजांस पीरियड। यूजांस मीन्स है कि जब एलसी का जो पेमेंट है वो करना होता है, जितने दिन का उसे समय मिलता है उसे ही यूजांस पीरियड बोला जाता है। तो ये तीनों पीरियड को हम देखेंगे तब डिसाइड कर पाएंगे कि एक बार में आउटस्टैंड कितना एलसी कर रहा है। ठीक है जी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग एलसी इज लेस देन दिस, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग एलसी मतलब जो एलसी का जो अभी फ्रीक्वेंसी हमने ऊपर देखा था, इसमें
फर्स्ट बी वाले केस में यदि इस टाइमिंग से कम है, इस टाइमिंग से कम है, बैंक विल हैव मोर देन वन एलसी आउटस्टैंडिंग एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि एक बार में ज्यादा एलसी को इशू किया जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहां पे एग्जांपल्स में देख लीजिए कि इफ लीड टाइम इज 10, लीड टाइम यदि 10 है, ट्रांजिट टाइम यदि 10 है, सॉरी 20 है, और यूजांस पीरियड यदि 6 मंथ्स का है, इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 7 मंथ्स हो गया, क्योंकि 10 डेज और 20 डेज 1 मंथ हो गया, और 6 मंथ्स का टोटल जो पीरियड है वो 7 मंथ्स का है ना? द टोटल टाइम फॉर विच एन एलसी विल रिमेन आउटस्टैंडिंग इज 7 मंथ। इसका मतलब है एक एलसी जो है 7 महीने तक आउटस्टैंड करेगा। क्यों? क्योंकि एलसी स्टार्ट हुआ है ना, एलसी ओपन हुआ, फिर गुड्स को शिपमेंट किया गया, शिपमेंट के बाद फिर ट्रांजिट स्टार्ट होता है, ट्रांजिट पीरियड, उसके बाद आपका कितना दिन का पैसा मतलब देने का टाइमिंग होता है, तो ये सारा 7 मंथ्स का है। कितना है? 7 मंथ्स का। इफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स इज 6 करोड़, सपोज कर लेते हैं कि यदि 6 करोड़ का गुड्स का कंजम्पशन हो रहा है आपका एक साल में, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है आपका वो एक है, कितना है? 1 करोड़ का है। इसका मतलब है कि 6 करोड़ का, इसका मतलब है कि 6 करोड़ का आपका जो होगा वो आपका एक साल में आपका कंजम्पशन हो रहा है। इस तरह से कह सकते हैं कि 12 मंथ्स में से 6 करोड़ का मतलब 2 एलसी जो है 2 मंथ्स में एक एलसी इशू होगा, 2 मंथ्स में एक एलसी आपका इशू होगा। ठीक है, प्रत्येक 2 महीने में एक एलसी इशू होगा। इट मीन्स दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी देयर विल बी 4 एलसी। कितने एलसी होंगे? 4। क्यों? क्योंकि 7 मंथ्स आपका लग रहा है एक एलसी को कंप्लीट होने में। कितना लग रहा है? 7 मंथ्स। और आपका जो कंजम्पशन है वो 6 करोड़ का है, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप जो मंगा रहे हैं 1 करोड़ का मंगा रहे हैं एक बार में। इस तरह से 2 महीने में एक एलसी इशू होना है, 2 महीने में एक एलसी इशू होना है, लेकिन आपका एक ही एलसी का 7 मंथ्स लग रहा है। तो 7 डिवाइडेड बाय 2 जब करेंगे तब इसका राउंड अप यदि करेंगे तो इसका 4 आ जाएगा। कितना होगा? 4 एलसी एक बार में आउटस्टैंड कर रहा होगा, है ना? क्योंकि 7 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आपका एलसी क्या उतना, ये राउंड ऑफ करेंगे तो 4 एलसी बनेगा। तो 4 एलसी एक बार में आपका खड़ा रहेगा हमेशा। तो एक एलसी का कीमत कितना है? एक एलसी का जो आपका वैल्यू है वो 1 करोड़ का है, तो 4 एलसी का कितना हो जाएगा? 4 करोड़ आपका हमेशा एलसी आउटस्टैंड करता रहेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ध्यान से आप समझिएगा, जो लिखा हुआ है जो मैंने समझाया बिल्कुल आपको समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। अब हम समझते हैं दूसरे टाइप का जो नॉन फंड बेस्ड आपका जो फाइनेंस है ना, उसके बारे में। ये क्या है? को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, सेलर ने बी को क्या कर दिया, ए यदि सेलर है, बी को इन्होंने क्या किया? गुड्स को सेल किया। अब बी क्या करता है? ये ए जो है इसे बिल ड्रॉ करता है बी पे। अब बी एक्सेप्ट करता है बिल को और ए को दे देता है। तो एक बार एक्सेप्ट किया गया है ना, और बिल को दे दिया किसको? ए को दे दिया। अब ए को क्या है? पैसे की जरूरत है सेलर को। अब ये जाता है बैंक के पास, और बैंक के पास उस जो एक्सेप्ट किया हुआ बिल है उसे दे देता है और बोलता है इसके बदले हमें पैसे दीजिए, है ना? तो एक बार बिल तो एक्सेप्ट किया बी ने, परचेजर ने, और बैंक दोबारा उसे एक्सेप्ट करता है उस बिल को और पैसे को देता है, इसलिए उसे को एक्सेप्टेंस बोला जाता है। उस बिल को क्या बोला जाता है? को एक्सेप्टेंस। समझिए, अ सप्लायर ऑफ गुड्स विल बी मोर विलिंग टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द परचेजर। जो सप्लायर है वो जब गुड्स क्रेडिट में देता है तो क्या है? क्रेडिट फैसिलिटी के द्वारा फिर परचेजर को देता है यदि, तो बैंक्स कस्टमर जो होते हैं, इफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय हर ऑन परचेज एंड द एक्सेप्टेड बाय हर इज आल्सो एक्सेप्टेड बाय द बैंक। तो जब सेलर फिर से बैंक के पास आकर के उस बिल को देता है तो बैंक फिर से क्या करता है? उस चीज को एक्सेप्ट करता है। एक बार तो परचेजर ने एक्सेप्ट किया था और सेलर को दे दिया बिल। अब सेलर क्या करता है? बैंक के पास आकर के बैंक को बिल देता है कि इसके बदले हमें पैसे दीजिए, और जब ड्यू डेट आएगा तो आप पैसा वहां से परचेजर से ले लीजिएगा। ठीक है, तो क्या किया जाता है? को एक्सेप्ट किया जाता है बैंक द्वारा। तो इसलिए बैंक्स को एक्सेप्टेंस एक्ट लाइक अ गारंटी फॉर हर अगेंस्ट नॉन पेमेंट
बाय द परचेजर। आप मान लीजिए ड्यू डेट में परचेजर पैसा नहीं देता है उस बिल्स का, तो बैंक के लिए क्या हो गया, एक गारंटी के रूप में हो गया, मीन्स आपका नॉन फंड हो गया, नॉन फंड बेस्ड फाइनेंस हो गया, जो क्या है बाद में वो आपका अराइज भी हो सकता है, नहीं भी अराइज हो सकता है। तो यदि परचेजर पैसा ड्यू डेट में दे दिया तब तो ठीक है बैंक के लिए, नहीं दिया तो बैंक के लिए क्या है, प्रॉब्लम है, क्योंकि बैंक को भरना पड़ गया, वो पैसा तो ऑलरेडी बैंक ने दे दिया है, किसको, सप्लायर को। समझ में आ गया। को एक्सेप्टेंस बिल आर डिस्काउंटेड बाय सेलर्स विद इट्स ओन बैंक। वही चीज बताया कि को एक्सेप्टेड बिल जो होता है ना, वो सेलर अपने बैंक के पास जाता है, वहां से उसे डिस्काउंट करवा लेता है, अपना पैसा वो ले लेता है, और बाद में परचेजर से बैंक अपना पैसा लेता रहे। बात समझ में आ गई। अब आरबीआई का गाइडलाइंस क्या कहता है को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल के केस में, इसको हम समझते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, while sanctioning co-acceptance limit to their customer, जब आप अपने कस्टमर को, बैंक को कह रहा है कि जब आप कस्टमर को अपने को एक्सेप्टेंस लिमिट प्रोवाइड करते हैं, द नीड देयरफॉर शुड बी असर्टेन्ड एंड सच लिमिट शुड बी एक्सटेंडेड ओनली टू दोज कस्टमर हु एंजॉय देयर लिमिट्स विद द बैंक। पहले से बैंक लिमिट उन्होंने ले रखा है, क्रेडिट लिमिट ले रखा है बैंक से, उसी केस में फिर हम क्या करते हैं, आरबीआई के गाइडलाइंस के द्वारा उसे हम को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ओनली जेन्युइन ट्रेड बिल्स शुड बी को एक्सेप्टेड एंड द बैंक्स should ensure that the goods covered by the bills co-accepted are actually received in the stock accounts of the borrower। कह रहा है एक तो है कि आपका जब कोएक्सेप्टेंस कर रहे हैं एक ट्रेड बिल होना चाहिए। ट्रेड बिल्स मींस कहने का मतलब हो गया कि व्यापार का केस होना चाहिए, कॉमर्शियल पर्पस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए ने बी ड्रॉ कर दिया बी को बिल, है ना, और बी एक्सेप्ट कर लिया इस बिल को, और यहाँ इस प्रकार के बिल जो होते हैं एकोमोडेशन बिल होता है, यहाँ पे कोई ट्रेड का काम नहीं किया जाता है, कोई ट्रेड पर्पस नहीं होता है, इसलिए वैसा बिल को आरबीआई के द्वारा बोला गया है कि नहीं एक्सेप्ट करना है। तो ट्रेड बिल जो होगा, कॉमर्शियल बिल होगा, उसे ही एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज, उस बिल में जो अमाउंट है उसे भी वेरीफाई करना है, स्टॉक उसका उतना है या नहीं है, उस केस में भी उसे वेरीफाई करके ही देना है। द बैंक्स शुड नॉट एक्सटेंड देयर को एक्सेप्टेंस टू हाउस बिल, वही एकोमोडेशन बिल अभी जो बताया मैंने, उस प्रकार के बिल को एक्सेप्ट नहीं करती है बैंक। ठीक है, एकोमोडेशन बिल को। The valuation of the goods as mentioned in the accompanying invoice should be verified to see that there is no over valuation of the stock। ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन जो है स्टॉक्स का बहुत ज्यादा दिखा करके और बिल को ड्रॉ किया गया है, वैसा भी नहीं है, इसलिए बैंक को उसका जो वेरिफिकेशन है उस चीज को भी करना चाहिए स्टॉक्स के साथ। ठीक है, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट the co-acceptance liability of any bank is not disproportionate to its non resource positions। यदि बैंक क्या करती है, को एक्सेप्ट करती है बिल को, तो उसका जो प्रोपोर्शंस होगा वो चीज देखना है कि वो उसी प्रोपोर्शंस में उसका पार्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि नहीं बन रहा है तो उस केस में भी नहीं करेंगे। बस देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं ये पॉइंट। Care should be taken to see that the co-acceptance liability of any bank, यदि बैंक है एक या ज्यादा बैंक है तो उसका जो है प्रोपोर्शंस जितना है उतना पार्ट का ही वो बचा हुआ है कि नहीं, उस पार्ट को ही वो देगा। ठीक है, को एक्सेप्टेंस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स फॉर रुपीज 10,000। 10,000 का यदि आपका को एक्सेप्टेंस किया जा रहा है या इससे ज्यादा, शुड बी साइंड बाय टू ऑफिशियल, दो बैंक ऑफिशियल्स के द्वारा ज्वाइंटली साइन किया जाएगा, और डेविएशंस बीइंग अलाउड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस, लेकिन एक ऑफिसर्स के द्वारा भी किया जा सकता है। कहां पे, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द टू ऑफिशियल्स एट अ ब्रांच, जहां पे दो नहीं है वहां पे एक सिंगल ऑफिसर्स को कंसीडर किया जाएगा, लेकिन जहां दो है वहां ज्वाइंटली करना है। समझिए, जो आपका तीसरे प्रकार का नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है जो बैंक प्रोवाइड करती है, वो क्या है, गारंटी। गारंटी में क्या कहता है कि बैंक गारंटी इज अ प्रॉमिस। यह क्या है, एक प्रॉमिस है। क्या प्रॉमिस,
कौन करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। किस लिए? टू मीट द लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, कि यदि वैसी लायबिलिटी क्रिएट हुई तो उस चीज को पूरा करेगी बैंक। और इंडिविजुअल्स इफ दे डोंट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजेक्शन, यदि कोई बिजनेस में कोई इंडिविजुअल्स कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजेक्शन यदि हुआ है, उस चीज को यदि वो पूरा नहीं किया तो उस केस में बैंक पूरा करेगी उस चीज को। ये आपका बैंक गारंटी है। इसको ऐसे समझिए ना, ये आपका एक कोई सेलर है ना, और बी क्या है? बी परचेजर है। अब बी आता है ए के पास और बोलता है कि हमें गुड्स दे दीजिए, या हमें कुछ कोई फिक्स एसेट है ना, कोई भी चीज परचेज कर रहा है। तो ए को विश्वास नहीं है कि बी उस चीज को यदि हम दे देते हैं, और ये अभी क्रेडिट पे दे रहा है, ये जो ए देगा वो बी को क्रेडिट पे देगा। कैसा देगा? क्रेडिट पे देगा। लेकिन बी पे भरोसा नहीं है कि वो उस चीज को देगा बाद में, इसलिए ए बोलता है कि नहीं, आप हमें गारंटी प्रोवाइड करवाइए बैंक से, ताकि यदि आप नहीं देते हैं तो बैंक उस चीज को हमें पूरा करेगी। तो बी जाता है बैंक के पास, और बी बैंक के पास जाकर के उसे क्या कहता है कि आप हमें क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, ताकि हमें ए उस चीज को प्रोवाइड कर दे जो गुड्स लेना है। सो ठीक है, तो इस प्रकार से बैंक गारंटी का रोल आता है। ठीक है, अब बैंक गारंटी कितने प्रकार का होता है? तो बैंक गारंटी आपका 3 प्रकार का होता है। यहां आप 2 प्रकार का समझिए, है ना। जो टर्म्स लोन आपको पढ़ना है 20 नंबर चैप्टर में, वहां पे आपका डेफर्ड पेमेंट गारंटी एक होता है, उस चीज को बताया जाएगा। तो 2 प्रकार के जो बैंक गारंटी यहां पढ़ना है, उसमें से पहला आपका है परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी में क्या होता है कि यदि आपका परफॉर्मेंस जिस चीज के लिए दिया गया है, जो परफॉर्मेंस के लिए दिया है, वो कंप्लीट होने के बाद ही उसे पे किया जाएगा। यदि नहीं पे कंप्लीट होता है तो उस केस में क्या है कि बैंक गारंटी का रोल आता है। जैसे देखिए, द परफॉर्मेंस गारंटी गारंटीज टू द बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी मतलब क्या है? जो सेलर है उसको गारंटी देता है रिम्बर्समेंट ऑफ द मनी लॉस अराइजिंग ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द कस्टमर एप्लीकेंट। कि यदि जो जो परफॉर्मेंस, जैसे कि मान लीजिए कि ए एक कॉन्ट्रैक्टर है, ए एक कॉन्ट्रैक्टर है जो रोड बनाने के लिए क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? मान लीजिए कि बी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब क्या कहता है कि ए मांगता है इससे पैसा, लेकिन ये बोलता है बी कहता है कि नहीं, पहले आप पूरा करिए काम को, उसके बाद हम देंगे आपको। ठीक है, लेकिन ए कहता है कि यदि हम काम पूरा कर देंगे तब आप देंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो इसके लिए परफॉर्मेंस गारंटी को बैंक से लिया जाता है कि यदि ए पूरा काम को कंप्लीट कर देता है सही से, तब तो आप कैश उसे, तब तो ठीक है, तब उसे मिल जाएगा। लेकिन यदि नहीं पूरा करता है तो उस केस में बी कहता है कि हम बैंक से गारंटी लेता है कि नहीं, बैंक जो है सो उस चीज को प्रोवाइड करी, यदि ये डिफॉल्ट करता है, अपने काम पूरा नहीं करता है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से रोल आता है परफॉर्मेंस गारंटी। मतलब परफॉर्मेंस से रिलेटेड है कि यदि परफॉर्म सही से किया गया तब तो ठीक है, लेकिन अंडर परफॉर्म यदि रहा या परफॉर्मेंस नहीं किया गया, उस केस में बैंक उस चीज को क्या करेगी? पूरा करेगी, और बैंक को उस तरह से लायबिलिटी पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में यहां बता रहा है, एग्जांपल्स ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी आर गारंटीज इशूड टुवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ टाइम लिमिट और विद सर्टेन क्वालिटी और फॉर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ एनी इक्विपमेंट प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। ये पूरे तरह से कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट्स को इस तरह से बैंक जो है सो उस केस में गारंटी प्रोवाइड करती है, और यदि नहीं कंप्लीट किया जाता है तो फिर बैंक के द्वारा फिर उसको पूरा किया जाता है ऑब्लिगेशंस को। ठीक है, दूसरा है फाइनेंशियल गारंटी। फाइनेंशियल गारंटी में क्या होता है कि जब सिक्योरिटी के रूप में कहीं, मान लीजिए कि ए है और बी है, अब ए गुड्स को दिया है ए बी को, लेकिन ये पैसा अभी नहीं दे रहा है, तो अब बी को भी विश्वास नहीं कि बाद में देगा कि नहीं पैसा, तो बी से क्या करता है कि गारंटी ले लेता है बैंक से कि बैंक से गारंटी हमें दिलवाइए कि आप पैसा नहीं देंगे तो हम आपको देंगे, बैंक हमें पैसा प्रोवाइड करेगी। तो इसलिए बैंक उस केस में क्या करती है? गारंटी देती है। यह परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है।
ठीक है, दोनों में अंतर यह है कि इसमें परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है। यहां आपका सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है, उस केस में यदि दिया जाता है तो उसे फाइनेंशियल गारंटी बोलते हैं। देखिए, द फाइनेंशियल गारंटी ऑन द अदर हैंड इज फॉर मीटिंग सर्टेन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और ड्यूज ऑफ द कस्टमर एप्लीकेंट टू द बेनिफिशियरी। जो बेनिफिशियरी है जिसे प्रोवाइड किया जा रहा है उसे क्या है, एक सर्टेन फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस को दिया जाता है कि यदि आप नहीं करता है वो पार्टी, एप्लीकेंट जो है, उस समय बैंक प्रोवाइड करेगी। एग्जांपल के तौर में क्या है कि फाइनेंशियल गारंटी आर गारंटीज इशूड इन ल्यू ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी और पेमेंट ऑफ ड्यूज इन केस ऑफ द डिफॉल्ट बाय द क्लाइंट। तो डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में भी रखा जाता है, और आपका क्या, अर्नेस्ट मनी के रूप में, और यदि पेमेंट डिफॉल्ट करता है तो उस केस में भी दिया जाएगा बैंक के द्वारा। ये आपका फाइनेंशियल गारंटी हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं है तो देखिए कि आरबीआई का गाइडलाइंस क्या कहता है गारंटी के केस में। बैंक शुड कन्फाइन देमसेल्फ टू फाइनेंशियल गारंटी एंड टेक कॉशन फॉर परफॉर्मेंस गारंटी। बोल रहा है कि बैंक को जो गारंटी इशू करना होता है वो नॉर्मली जो है वो फाइनेंशियल गारंटी ही करना चाहिए, लेकिन यदि परफॉर्मेंस गारंटी भी करता है तो बैंक को क्या है कि प्रिकॉशंस लेना है। क्या प्रिकॉशंस लेना है कि नॉर्मली नो बैंक गारंटी टू हैव अ टेन्योर ऑफ मोर देन 10 इयर्स, 10 साल से ज्यादा का गारंटी नहीं देना है। बैंक शुड अवॉइड गिविंग अनसिक्योर्ड गारंटी इन अ लार्ज अमाउंट एंड फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म पीरियड्स। क्या बोल रहा है, अनसिक्योर्ड गारंटी भी नहीं देना है कि हम किसी को गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले हम ही कुछ नहीं रखे हुए हैं, है ना। बैंक यदि किसी को गारंटी प्रोवाइड कर रही है और बैंक के पास कुछ यदि किसी के जिसके फेवर में किया जा रहा है और जो बैंक गारंटी ले रहा है वो बैंक के पास कुछ रख ही नहीं रहा है सिक्योरिटी के रूप में, उसे नहीं लिया जा रहा है बैंक के द्वारा, तो अनसिक्योर्ड गारंटी कहलाएगा। तो वैसा भी बोल रहा है कि नहीं करना है। ठीक है, अनसिक्योर्ड गारंटी ऑन अकाउंट ऑफ एनी इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स शुड बी लिमिटेड टू अ रीजनेबल प्रोपोर्शंस ऑफ द बैंक्स टोटल अनसिक्योर्ड गारंटी। उसमें भी आपका परफॉर्मेंस, उसमें जो अनसिक्योर्ड गारंटी भी दे रहा है यदि बैंक, तो उसमें भी एक लिमिट होना चाहिए कि कितना लिमिट तक दिया जा सकता है, ये बैंक की पॉलिसी होनी चाहिए। बैंक शुड नॉर्मली नॉट बी इशूड ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन कस्टमर। यदि कोई बैंक का कस्टमर नहीं है, वो गारंटी लेने के लिए आया है ना, गारंटी इशू करवाने के लिए, तो उसको नहीं करना है, ये आरबीआई का कहना है। Guarantees executed on behalf of any individual constituents or a group of constituents should be subject to prescribed exposure norms। अब देखिए गारंटी जो दे रहे हैं, गारंटी क्या है आपका, नॉन फंड बेस्ड फाइनेंस है। तो फंड बेस्ड फाइनेंस और नॉन फंड बेस्ड जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका एक्सपोजर नॉर्म्स है कि कितना हम दे सकते हैं किसी इंडिविजुअल के केस में और ग्रुप के केस में। तो टोटल जो देना है लिमिट, उसको भी ध्यान में रख करके ही देना होता है, ये आरबीआई का कहना है। टोटल एक्सपोजर नॉर्म्स जो होता है बैंक का कि कितना हम दे सकते हैं अपना कैपिटल का, उस चीज को भी ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए लास्ट स्लाइड है आपके लिए कि फ्रॉड प्रिवेंशन व्हाइल इशूइंग गारंटी, कि फ्रॉड ना हो उसके लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने होते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया, इसके बाद फिर देखिए कि एट the time of issuing financial guarantee, bank should be satisfied that the customer would be in a position to reimburse the banks in case of banks is required to make payment under the guarantee। क्या कह रहा है कि जिस कस्टमर को आप, है ना, जिस कस्टमर के कहने पे आप क्या कह रहे हैं, गारंटी इशू कर रहे हैं, उस बोरोवर के लिए, उस बोरोवर के पास भी ऐसा पोजीशन होना चाहिए कि यदि मान लीजिए गारंटी को, जो गारंटी दिया गया बैंक के द्वारा, उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, तो फिर से जिस कस्टमर के लिए गारंटी इशू किया गया था उससे वापस भी लिया जा सकता है ना। इसलिए बोला जाता है कि कुछ सिक्योरिटी के रूप में रखना है, सिक्योर गारंटी ही इशू करना है। ठीक है, बेनिफिशियरी ऑफ द बैंक गारंटी शुड ऑब्टेन द कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंक। और जो बेनिफिशियरी है, जिसके फेवर में गारंटी को इशू किया गया है, उसे कंफर्मेशन भी लेना चाहिए बैंक से कि हाँ वो जेन्युइनली गारंटी इशू किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक है, बैंक शुड इन जनरल refrain from issuing non-fund based facility to on or behalf of constituents who do not enjoy credit facility with them। वैसे कस्टमर
वैसे बोरोवर जो बैंक के साथ नहीं जुड़े हुए हैं उसके साथ बैंक गारंटी इशू नहीं किया जाना चाहिए उसे, ठीक है। हाउएवर लेकिन banks are permitted to grant non-fund based facility including partial credit enhancement to those customer who do not avail any funds based facility from any banks in India। लेकिन एक तो हो गया कि किसी दूसरे बैंक से किसी ने फैसिलिटी ले रखा है और किसी दूसरे बैंक से वो ले रहा है, आपका गारंटी इशू करवा रहा है, तब तो नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि वो कहीं से भी फंड बेस्ड उसका जो फैसिलिटी है वो किसी बैंक से नहीं चल रहा है, तो उस केस में किया जा सकता है प्रोविजंस ऑफ सच फैसिलिटी। लेकिन उस केस में जो फैसिलिटी देंगे इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी फॉर ग्रांट नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी टू सच बोरोवर, उस केस में कितना किस प्रकार से देना है वो आपका बैंक की पॉलिसी है उस पर निर्धारित होगी, ठीक है। The bank shall ensure that the borrower has not availed any fund based facility from any banks operating in India and take undertaking of it। और ये बोरोवर से लेना है कि आप कहीं दूसरी जगह से कोई फैसिलिटी आप नहीं ले रहे हैं, फंड बेस्ड का फैसिलिटी नहीं लिए हुए हैं, ठीक है, ये भी अंडरटेकिंग लेना है। दूसरी चीज यहां देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि गारंटीज इशूड ऑन बिहाफ ऑफ शेयर ब्रोकर, कोई शेयर ब्रोकर है उसके बिहाफ में गारंटी इशू किया जा रहा है या कमोडिटी एक्सचेंज में ब्रोकर है ना, उसको उसके बिहाफ में गारंटी को इश्यू किया जा रहा है, तो मार्जिन के रूप में 50% लेना पड़ेगा उस जो आपका ब्रोकर है उससे, और उसमें से कैश मार्जिन 25% होना चाहिए। टोटल मार्जिन 50% और 50% में से 25% कैश मार्जिन के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आज का जो पूरा क्लास रहा कैसा लगा आपको, यदि अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, कहीं प्रॉब्लम है तो उसे भी कमेंट करके बताइए कि हाँ समझ में नहीं आया है, और यदि आपको हर चीज अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।